Hi everyone, once again welcome back to my YouTube channel. My name is भावना बिस्ट and I welcome you all on my YouTube channel. तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं आप लोगों का चैप्टर नंबर 6 EVS का, जिसका नेम था इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस। सो बेसिकली इस चैप्टर में हमको कुछ एक्ट पढ़ने हैं और कुछ पॉलिसीज़ पढ़नी है आपकी इन्वायरमेंट से रिलेटेड, प्लस हम कुछ कंसेप्ट लाइक आपका क्लाइमेट चेंज हो गया एंड ओजोन लेयर एंड ग्लोबल वार्मिंग। सो जितने भी आपके कंसेप्ट इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं आज हम वो पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने आपको AECC के अब तक के चैप्टर 5 पढ़ा दिए हैं, चैप्टर 6 चल रहा है। इस वीडियो में चैप्टर 6 हमारा कंप्लीट होने वाला है, फिर लास्ट चैप्टर बच जाएगा चैप्टर 7, वो भी हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए पूरी AECC की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ से सारे चैप्टर अच्छे से पढ़ सकते हैं। प्लस मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी शेयर कर रखा है EVS का, आप वहाँ से एग्ज़ाम पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हैं। प्लस मैं आपको साथ के साथ ही जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं चैप्टर वाइज, आई थिंक अभी तक मैंने आपको चैप्टर 4 तक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं और जो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप सारी वीडियोस देख लेना। सो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्लाइमेट चेंज। सो हम रीड करते हैं कि क्लाइमेट चेंज के अंदर क्या पढ़ना है आपको। हाँ, सो क्लाइमेट चेंज मतलब ये आपको पता है, इज वेरी मतलब इसको हम लोग रीड कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में। सो क्लाइमेट चेंज जितने हमारे वेदर में चेंजेस आते हैं, ठीक है, उन सबको हम क्लाइमेट चेंज ही कंसिडर करते हैं। और क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहे हैं? हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से, हम जो नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उन सब चीज़ों की वजह से हमारे नेचर पे, इन्वायरमेंट पे बुरा असर पड़ रहा है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है। सो इसमें हमको पढ़ना है एसिड रेन। इसमें अंडरलाइन कर रखा आप देख सकते हैं। एसिड रेन इज़ द रिजल्ट ऑफ द एमिशन ऑफ सल्फेट एंड नाइट्रेट्स इनटू द एटमॉस्फेयर। सो ये सल्फेट एंड नाइट्रेट्स का एमिशन होता है हमारे एयर में, और ये क्यों होता है? फ्रॉम द बर्निंग कोल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड डिपोजिटेड टू अर्थ सरफेस एज एन एसिड। देखो, एसिड रेन आप सब लोगों ने रीड किया है। एसिड रेन एक ऐसी रेन होती है जिसमें रेन के थ्रू एसिड आता है, मतलब उसमें कुछ ऐसे हार्मफुल सल्फेट, नाइट्रेट्स, हार्मफुल गैसेस, हार्मफुल चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो वो सारी चीज़ें रेन की फॉर्म में हमारे इन्वायरमेंट में आ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं एसिड रेन। और ये सल्फेट एंड नाइट्रेट्स की वजह से ज़्यादा आती है। और ये सब चीज़ें क्यों आते हैं? बिकॉज हम कोल को बर्न करते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब चीज़ें एसिड रेन को कंट्रीब्यूट करती है। द स्टडीज़ ऑल्सो शो दैट द अमाउंट ऑफ एसिड रेन फॉर्म्ड एंड deposited is not enough to cause the streams and lakes in this region to be devoid of fish. They believe it is a combination of both man-made and natural causes. So acid rain कोई natural चीज़ नहीं है, ये both है, यानी कि ये दोनों का मिक्सचर है, man-made as well as natural। तो इसमें कुछ causes man-made भी हैं और कुछ causes natural भी है। An ecosystem can get a good dose of acid from its own environment, from surface runoff coming into contact with peat moss under the pine forest canopy, alkaline base rocks, cracks in the bedrock. Natural means is not the total blame for aquatic system to become acidic. If this was the case, then fish would have disappeared long ago. तो यहाँ बोला गया है कि जो मतलब इसका सारा का सारा ब्लेम आप लोग एक्वेटिक सिस्टम पर नहीं डाल सकते हो, यानी कि जितने भी हमारा वाटर बॉडीज़ हैं उस पर नहीं डाल सकते हो कि उसकी वजह से एसिड रेन आ रही है और वो जो हमारा सिस्टम है पूरा ही एसिडिक बन जा रहा है। अगर ऐसा होता तो सारी की सारी फ़िश अभी तक डिसअपेयर हो चुकी होती। वी बिलीव दैट द फिश कैन बिल्ड अप अ सर्टेन टॉलरेंस दैट मदर नेचर हैज़ टू ऑफर, बट विद द ऑनसेट ऑफ एसिड रेन इट वॉज टू मच फॉर देम टू हैंडल एंड डाई ऑफ। सो एसिड रेन, अब बारिश हो रही है, ठीक है, एसिड रेन का जितना भी वाटर है, जितना भी रेन है, आपका वाटर है, वो सारे के सारे वाटर बॉडीज़ में, ओशन में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, जितना रिवर, जो भी चीज़ें हैं, सब में आपकी बारिश गिर रही है। तो उससे जो आपका वाटर है वो भी गंदा हो रहा है, वो भी एसिडिक बन रहा है। तो एसिडिक के अंदर जितनी भी आपकी मैराइन लाइफ है, जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है, तो उनकी भी जो हेल्थ है उस पर असर पड़ेगा और वो सब चीज़ें भी मर जाएंगी। लाइक फ़िश, तो अगर किसी वाटर में एसिडिक हो गया है तो उसके अंदर जितनी भी फ़िश हैं वो सारी मर जाएंगी। तो नेक्स्ट
सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ ओजोन लेयर डिप्लीशन। ये बहुत आपका बेसिक कंसेप्ट है। द ओजोन लेयर इज़ अ थिन लेयर इन द एटमॉस्फेयर मेड अप ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। सो ओजोन लेयर, देखो ओजोन है जिसको, ठीक है, लेयर मतलब कोई सी जो मतलब लेयर किसी चीज़ की परत, तो जो ये है हमारी ओजोन लेयर, ये एक थिन लेयर है, ठीक है, दिस इज अ थिन लेयर इतना एटमॉस्फेयर जो ऑक्सीजन की बनी हुई है, ठीक है। और ये क्या करती है, ये हमारी अर्थ को, ठीक है, हमको यानी कि ह्यूमन बींग्स को और जितनी भी लाइफ है हमारी अर्थ पे, उसको प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल यूवी रेज से। यूवी रेज क्या है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। और ये जो रेज हैं ये बिल्कुल भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, इसलिए ही ये ओजोन लेयर हमारे नेचर में क्रिएटेड है। सो डैट जितना भी ह्यूमन लाइफ है, जितनी भी हमारी लाइफ है अर्थ पे, क्योंकि अभी तक हमको ये पता है कि लाइफ जो है ह्यूमन लाइफ वो सिर्फ अर्थ पे ही है और कहीं नहीं है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें इसलिए हैं बिकॉज द ओजोन लेयर इज़ अ लेयर विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेज, और यूवी रेज हार्मफुल है इसलिए। द ओजोन इज़ बींग डिप्लीटेड, अब वो जो लेयर है जो हम लोग को प्रोटेक्ट करती है, अब वो भी धीरे धीरे डिप्लीट होती जा रही है। क्यों डिप्लीट हो रही है, इंसानों की वजह से, बिकॉज बाय केमिकल्स रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। अब जो हम लोग ये एसीज फ्रिज वगैरह यूज़ करते हैं, इसमें से CFCs गैस निकलती है, लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और जितनी भी यहाँ पे गैसेस के नेम मेंशन हैं, ये सारे के सारे केमिकल्स हैं जो हम लोग रिलीज कर रहे हैं अपने एटमॉस्फेयर में, और जिसकी वजह से हमारा जो ओजोन लेयर है जो कि हमको प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल यूवी रेज से, वो क्या ऑलरेडी डिप्लीट होती जा रही है, ठीक है। The problem is when CFCs reach the ozone layer, it is broken down by the UVB rays. So ये जो ये CFCs हैं, मतलब जो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन केमिकल है, जब ये हमारे ओजोन लेयर में जाता है तो इसको मतलब ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है, और इसकी वजह से हमारा जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रहा है, ठीक है। सो इसमें इतना कुछ नहीं है समझने का, मेनली आपको समझना है कि यूवी रेज क्या होती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम रीड करते हैं ग्लोबल वार्मिंग। सो ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ रिजल्ट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर ट्रैपिंग हीट कॉजिंग अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्लोबल वार्मिंग इसलिए होती है बिकॉज जितने भी आपका ग्रीन हाउस जो आपकी गैसेस हैं, जब ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा रिलीज़ हो जाती हैं तो उसकी वजह से हमारे ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। स्टडीज़ हैव शोन डेट अ राइज इन CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 has a direct relationship with temperature rising on earth, okay, and CO2 and other greenhouse gases are produced by burning of fossil fuels। और ये गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस हैं, लेकिन ये सारी जो भी जितना भी गैसेस हैं ये सब हमें प्रोड्यूस कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग फॉसिल फ्यूल लाइक कोल एंड ऑयल को बर्न करते हैं डिफॉरेस्टेशन से एंड ट्रांसपोर्टेशन से, इन सब चीज़ों से ही जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ रही है। द US इज़ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू ग्रीन हाउस, इसको आप याद रखना, US सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस गैस के लिए। द रिजल्ट्स फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग कुड प्रूव टू बी कैटास्ट्रॉफिक टू अवर एनवायरनमेंट। ये जितना भी ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है। द वर्ल्ड विल एक्सपीरियंस अ डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी, ये इसके इम्पैक्ट है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे वर्ल्ड को हमारी बायोडाइवर्सिटी में एक भारी गिरावट देखने को मिल सकती है, एंड कोस्टल लैंड्स में भी, ड्यू टू ग्लेशियर्स मेल्टिंग इन द पोलर रीजन, क्योंकि जितने हमारे ग्लेशियर्स हैं वो सारे इस वार्मिंग की वजह से मेल्ट होते जा रहे हैं, एंड ड्रॉट्स भी आ सकते हैं, फ्लड्स भी आ सकते हैं, ठीक है। सो इसमें इतना ही है। अब हम देखते हैं इस नेक्स्ट पेज। फिर यहाँ पे डिजीज़ है, डिजीज़ विल इंक्रीज़, इसकी वजह से डिजीज़ भी इंक्रीज़ होती है, लाइक मलेरिया, कोलेरा एंड येलो फीवर। सो ये नेम है डिजीज़ के जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो जाते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे पढ़ लिया ग्लोबल ये सब चीज़ें। मेनली आपको ये पता होना चाहिए कि इससे कौन कौन सी डिजीज़ होती है, क्या इसके इम्पैक्ट हैं। आपके जो सिलेबस में है मैं से आपको वही पढ़ा रही हूँ, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि आपको टॉपिक छुड़वा रही हूँ, जो आपके सिलेबस में है, बिकॉज आई नो योर सिलेबस। सो अब आपको सीधा यहाँ से पढ़ना है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से क्वेश्चन हर बार आते हैं, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना।
पढ़ते हैं इसको हम। द नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ इज़ कमिंग डाउन एट एन अलार्मिंग लेवल। सो वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो रही है। हम हर साल सुनते हैं कि कोई ना कोई हमारा एनिमल, कोई ना कोई वाइल्ड लाइफ अब एक्सटिंक्ट होने की राह पे है। The increase in population result in undue pressure on land and forests are being cleared as human habitation। अब इसका रीज़न क्या है? ओवर पॉपुलेशन। अब अगर इंसानों की संख्या बढ़ेगी, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी जैसे हमारी इंडिया की बढ़ रही है, तो इस चक्कर में अब लोग ज़्यादा होंगे तो उनको रहने के लिए लैंड ज़्यादा चाहिए। अब लैंड ज़्यादा चाहिए क्योंकि उनको अपना घर बनाना है। अब घर बनाएंगे किसी लैंड के ऊपर तो उस चक्कर में फॉरेस्ट को क्लियर कर देंगे। जब फॉरेस्ट को वो लोग क्लियर कर देंगे, पेड़ वेड़ काट देंगे, तो जंगल पूरा खाली कर देंगे, तो वहाँ के एनिमल्स भाग जाएंगे और जिस वजह से उनका जो हैबिटेशन है, बिकॉज फॉरेस्ट में कौन रहता है? वाइल्ड लाइफ रहती है, ठीक है, तो उन सब का घर छिन जाएगा। फिर उसका जो रीज़न है वो यही हो रहा है कि वो लोग, मतलब उनका भी हैबिटेट होता है ना। अब लाइक हम लोग हैं, हम किसी ऐसी जगह नहीं रह सकते, लाइक हम लोग हैं तो हम लोग एंटार्क्टिका में नहीं रह सकते ना, क्योंकि वो हमारे हैबिटेशन से बिल्कुल मैच नहीं करता। हमको एक अपने हिसाब से मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए जहाँ पे हम रह सकते हैं। तो अगर हम फॉरेस्ट से ही सब चीज़ क्लियर कर देंगे तो ह्यूमन हैबिटेशन में बहुत बुरा असर पड़ेगा, जो पड़ भी रहा है। द clandestine international trade in wildlife and wildlife products result in wanton destruction. The ever increasing consumerism leading to increased demand for luxury. So ये सारी चीज़ें, the onerous task to protect the wildlife has to be handled not only by the government but by individual as well. So ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो है ना वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की, ये सिर्फ हमारी गवर्नमेंट की नहीं है, ये हर एक इंडिविजुअल की है, ठीक है। आर्टिकल 51A was inserted in the constitution making it fundamental duty of citizens to protect natural environment including forest, lakes, rivers and wildlife and to have compassion for living creature। So आर्टिकल 51A हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स अलग होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी अलग होता है। ड्यूटी होता है कि एज अ सिटीज़न ये सब चीज़ें आप लोग की ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ये सब चीज़ें एज अ गुड सिटीज़न ऑफ इंडिया फॉलो करनी है। सो इसमें क्या है कि हम लोग का नेचुरल इन्वायरमेंट और जितनी भी चीज़ें हमारी नेचर से रिलेटेड हैं, फॉरेस्ट हो, रिवर्स हो, वाइल्ड लाइफ हो, कुछ भी हो, जितना भी चीज़ें नेचर से रिलेटेड हैं, हमको उन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी है। The Department of Environment, Forest and Wildlife under the aegis of Ministry of Environment and Forestry is a lead agency for administration and enforcement। अब यहाँ से आपका मेन एक्ट शुरू होता है, ठीक है, ये इसका बैकग्राउंड था। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। सो ये एक्ट कब आया था इंडिया में? 1972 में। इट एम्फेसाइज प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ विद इन अ ब्रॉड इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। अब आपको उसके नाम से पता लग रहा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। सो बेसिकली इस एक्ट में क्या हुआ था कि ये था कि हमको वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। द एक्ट डिस्क्राइब्स दैट वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनी एनिमल, बीज, बटरफ्लाइज, क्रस्टेसियन, फिश, मोथ एंड एक्वेटिक और लैंड वेजिटेशन दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ एनी हैबिटेट। सो इसने क्या बोला कि वाइल्ड लाइफ के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, एनिमल हो, बीज हो, बटरफ्लाइज हो, सारी की सारी चीज़ें काउंट होगी जो किसी हैबिटेट से रिलेटेड है। Then in 1976 the 42nd Constitutional Act was passed that directed federal and state governments to protect forest and wildlife। तो 1976 में भी फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गई जिसमें था कि स्टेट गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन लोग को फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। दिस स्ट्रेंथन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वजह से जो हमारा एक्ट था 1972 का वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथनड हुआ। एज इट बैंड हंटिंग ऑफ सेवरल स्पीशीज। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है ये हंटिंग ऑफ स्पीशीज को मना करता है, ठीक है। द एक्ट प्रोहिबिटेड पिकिंग, अपरूटिंग, डैमेज और कलेक्ट विलफुली एनी स्पीशीज प्लांट्स अंडर शेड्यूल 6 फ्रॉम एनी फॉरेस्ट, ठीक है। सो इसमें से आपको कोई भी प्लांट्स नहीं, मतलब आप बिल्कुल भी अलाउ नहीं हो किसी भी प्लांट्स को कट करने के लिए। As per the amendment, certain areas were to be declared as sanctuaries or national parks for protecting wildlife।
सो इस एक्ट के तहत बहुत सारे एरियाज़ को हम लोग को सेंचुरीज़ एंड नेशनल पार्क्स डिक्लेयर करना है। सेंचुरीज मतलब ये होते हैं नेशनल पार्क्स, रिजर्व, जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, जहाँ पे स्पीशीज़ रहती हैं, ठीक है। सो द स्टेट गवर्नमेंट में इफ़ इट कंसीडर एन एरिया ऑफ एडिक्वेट इकोलॉजिकल फ्लोरल। तो इस जो एक्ट है ना, आपको सिर्फ यही समझना है कि ये एक्ट 1972 में पास हुआ था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, और इस एक्ट में ये था कि हमको वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। प्लस आप ये 42nd अमेंडमेंट भी मेंशन कर सकते हो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए लॉन्ग क्वेश्चन में। और साथ ही साथ इसने हंटिंग पे भी, हंटिंग ऑफ सेवरल स्पीशीज़ पे बैन लगाया था। अब वो स्पीशीज़ कौन सी हैं आप उनके नेम भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे है एज अ रिजल्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट द नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 19 इन 1980 टू 80। इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के बाद इंडिया में नेशनल पार्क्स कितने हो गए? 19 से 80 हो गए विद इन द 14 ईयर्स। यानी कि इस एक्ट के बाद 14 ईयर्स के अंदर अंदर जो नेशनल पार्क्स हमारे पास सिर्फ 19 हुआ करते थे वो कितने हो गए? 80 हो गए। Various schemes like Project Tiger, Crocodile Project were successfully launched. काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च हुए, ठीक है। However, the act failed to frighten the poachers and miners, but was used against animal and environment friendly tribals. So ये जो पोचर्स जो लोग शिकार विकार करते हैं, सो ये एक्ट एक तरीके से फेल हो गया था उन लोगों से लड़ने में। वो लोग किसी भी तरह एनिमल्स की हंटिंग कर देते थे, ठीक है। सो नेक्स्ट एक्ट है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला। फिर है वाटर प्रिवेंशन एक्ट। सो इसको भी हम देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। सिर्फ एक्ट पे आप फोकस करो कि एक्ट क्या है, आपको वो पता होना चाहिए। द वाटर एक्ट 1974 प्रोवाइड्स अ फेयरली कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ मैटर pertaining to water pollution. It defines water pollution as contamination of water or alteration of the physical, chemical, biological properties of water due to discharge of any sewage or industrial effluent or any other liquid. So इसने water pollution को define किया था कि ये एक तरीके से contaminated water होता है जिसमें तरह तरह के इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज, गैस, सॉलिड मैटेरियल, ये सब चीज़ें आ जाती है जिसकी वजह से ये पानी गंदा हो जाता है। Sewage effluents are effluents from sewerage system. Sewage disposal works or open drain. Industrial effluent includes any liquid, gaseous or solid substance discharged from any premises carrying on any trade or industry. The legislation provides for a central board of water pollution prevention at the central level. So इसने कुछ, इस एक्ट ने वाटर पोल्यूशन को सेव करने के लिए, यानी कि वाटर पोल्यूट ना हो उसके लिए कुछ चीज़ें बताई थी, ठीक है। लाइक कोऑर्डिनेट स्टेट बोर्ड्स एंड सेटल देयर डिस्प्यूट, प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंट एंड गाइडेंस, सेट स्टैंडर्ड्स फॉर स्ट्रीम्स एंड वेल्स, एडवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशली ऑन प्रिवेंशन। तो ये सब चीज़ें हैं, आप इनको रीड कर लेना, ये सारे के सारे इसके अंदर हैं कि वाटर पोल्यूशन को हम सेव कैसे करें, ये सब चीज़ें वो बताई हुई है। अब हम पढ़ते हैं एयर वाला एक्ट। यहाँ से है, इन 1981 द गवर्नमेंट एनेक्टेड द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। द लेजिस्लेशन मेंशंस एयर pollutants and define it as any solid, liquid or gaseous substance. So इन्होंने, इस एक्ट ने एयर पोल्यूशन को डिस्क्राइब किया था कि ये एक सॉलिड, लिक्विड और गैस सब्सटेंस है, ठीक है, नॉइज़ भी, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो ये सारी चीज़ें एयर पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। इस पूरे पैराग्राफ में वही है। फिर है द प्रीएम्बल ऑफ द एक्ट स्टेट्स it has been enacted to take appropriate steps for the preservation of any confined space as is referred to subsection. First, until all practices measurable have been taken to remove any gas, vapor or dust. So फिर यहाँ पे है
इसमें ना मतलब एक्ट आप लोग को इतने से समझा नहीं रखे हैं, ठीक है। मैं देख रही हूँ इस बुक में इतने अच्छे से नहीं है, पर फिर भी समझने की कोशिश करना। अगर ना समझ आए तो मुझे बता देना, मैं सेपरेट एक्ट की वीडियो बना दूँगी इन शॉर्ट, बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्सली दे रखे हैं, समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी ऐसे ना। तो देख लेते हैं। तो उसमें था द मेन फंक्शन ऑफ द बोर्ड्स वर एडवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इश्यूज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो ये इसके फंक्शंस थे कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है एयर पोल्यूशन के लिए, और जो एयर क्वालिटी है उसके लिए हमको इस स्टैंडर्ड्स को सेट करना है, हमको बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम करने हैं ऑर्गेनाइज। तो ये सब था इसमें। ओके, सो फिर फॉरेस्ट वाला एक्ट है, इसका देखती हूँ मैं कहाँ से है। हम एक काम करते हैं, इस वीडियो को आज हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इसमें टोटल आपको ना 4 एक्ट पढ़ना है। सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, उसमें लैंग्वेज ठीक थी। बाकी जो वाटर वाला एक्ट है, वाटर एक्ट एंड एयर एक्ट एंड फॉरेस्ट एक्ट एंड लास्ट इज़ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये चारों एक्ट का मैं आप लोग के लिए एक फ़्लो चार्ट, एक हैंड रिटन नोट्स जो मैं खुद प्रिपेयर करने वाली हूँ अभी, उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सो उस फ़्लो चार्ट से आप रेफ़र कर लेना। सो इस चैप्टर की बस पार्ट 3 और आएगा और फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम सीधा चैप्टर 7 पढ़ेंगे। मैं देखती हूँ चैप्टर 7 अगर मैं आपको अपने खुद के नोट्स बना के पढ़ाने की कोशिश करूँगी इफ़ पॉसिबल, ठीक है। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।